वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएफडी बीएमडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। After this lecture, you will be able to describe the shear force and bending moment for a overhanging beam and explain and calculate point of contraflexure। अगर इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकेज की बात करें तो जैसे कि प्रीवियसली हमने एसएफडी और बीएमडी कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड के बारे में करा, अब हम यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं ओवरहैंगिंग बीम्स के बारे में। जैसे पहले हम लोग कैंटिलीवर जब सिंपली सपोर्टेड खत्म कर चुके हैं, तो ओवरहैंगिंग बीम में भी जब हम कैलकुलेशन एसएफडी बीएमडी का करेंगे तो सेम जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में होता था वहाँ पे भी ऐसे ही कैलकुलेशंस करना है। जैसे सबसे पहले ओवरहैंगिंग बीम दो तरीके के हो सकते हैं, एक होगा वन साइडेड ओवरहैंग एंड अदर इज डबल साइडेड ओवरहैंग। इट मीन्स वन साइडेड मतलब बीम के किसी एक साइड ओवरहैंग रीजन बना हुआ हो। मीन्स दो सपोर्ट तो हैं, दोनों ही सिंपल हैं, बट जो ओवरहैंग पार्ट है वो किसी एक सपोर्ट से बाहर जा रहा हो तो ये कहलाएगा वन साइडेड ओवरहैंग बीम। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर सेम बीम अगर बीम का ओवरहैंग पोर्शन दोनों ही सपोर्ट से बाहर हो तो इसे ही हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। अब इसके कैलकुलेशंस में सिमिलर जैसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लें। लेट अगर एक प्रॉब्लम है, जैसे वन साइडेड ओवरहैंग बीम दिख रहे हैं और दो सपोर्ट्स हैं, इसमें जो लोड है एक पॉइंट लोड 10 का है, एक दूसरा पॉइंट लोड 20 और एक 10 पॉइंट लोड है जो फ्री एंड पे है। तो लेट जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे पहले दो रिएक्शन हम लगा देते हैं आर ए एंड आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेट लोड जो है वो हमारा डाउनवर्ड है। तो लेट एक रिएक्शन आर ए अपवर्ड एंड अदर रिएक्शन इज आर बी अपवर्ड। कुछ पॉइंट्स के नेमिंग कर लें, जैसे दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई एंड बोथ सपोर्ट्स आर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेक करेंगे टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है। तो टोटल डाउनवर्ड लोड इज 10 + 20 + 10 दैट इज 40 लोड। तो हम बोलेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर जैसे पहले ही हम लोग लिखते थे। अब सेकेंड प्रॉब्लम, अब हम जब मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो या तो मोमेंट हम ए के अबाउट लेंगे या बी पे अबाउट। मीन्स दो सपोर्ट्स में ए सपोर्ट और बी सपोर्ट, इन दोनों सपोर्ट्स की किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख सकते हैं। तो लेट अगर हम यहाँ पे मोमेंट अबाउट बी लिखें, द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट बी इज इक्वल टू 0। तो अगर बी पे मोमेंट लिख रहे हैं तो आर ए लोड जो अपवर्ड है वो बी से कितने डिस्टेंस पे है, डेट इज 3 मीटर। तो आर ए इंटू 3, आर ए इंटू 3, पहला ये हो गया। अब देखें जो सी पे जो डाउनवर्ड लोड है तो वो डाउनवर्ड डेट इज -10 कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर, बी से 2 मीटर, तो -10 इंटू 2। अगर डी के ऊपर एक लोड है -20 डाउनवर्ड और वो -20 लोड बी से हमारा कितना डिस्टेंस पे है, डेट इज -20 इंटू डिस्टेंस इज 1। ठीक है। अब ध्यान देना है कि हमने मोमेंट बी के अबाउट लिख रहे थे, तो लेट अगर लेफ्ट साइड से हमने बी के अबाउट मोमेंट लिखना शुरू किया तो अब बी तक तो हमने सारे लोड्स को लिख चुके हैं। अब बी के बाद एक और लोड है डाउनवर्ड जो 1 डिस्टेंस पे है, मीन्स पॉइंट नंबर ई पे है। अब उसके अगर मोमेंट को लिखेंगे, अगर इसको ऐसे समझें कि अगर ये सिर्फ सिंपली सपोर्टेड होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -10 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। मीन्स जो भी रिएक्शंस आ रहे अपवर्ड हैं वो प्लस में, और 10, 20 और 10 ये जो तीन डाउनवर्ड्स लोड्स हैं उसके मोमेंट्स को नेगेटिव में। बट यही डिफरेंस हो जाता है सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंगिंग बीम में कि यहाँ पे ये -10 नहीं होगा, इट विल बी +10। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि इसको +10 लिखना है या -10, तो ध्यान दें
तो हम लोग मोमेंट कहाँ पे लिख रहे थे, बी पे। तो लेट दिस पॉइंट, बी पॉइंट पे जो हम मोमेंट लिख रहे हैं, तो आर ए लोड जो अपवर्ड लोड है बी पॉइंट पे, वो कैसा मोमेंट लगा रहा है, डेट इज क्लॉकवाइज। तो हम बोल सकते हैं दिस आर ए लोड इस पॉइंट बी पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। अब जो सी लोड है, डाउनवर्ड लोड, सी के ऊपर जो -10 डाउनवर्ड लोड है, वो डाउनवर्ड लोड कैसा मोमेंट बना रहा है, डेट इज -10 इंटू 2, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब डी पे जो लोड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, डेट इज -20 इंटू 1, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर ध्यान दें, जो ई के ऊपर जो हमारा लोड है, वो जो मोमेंट बी पे बनाएगा, डेट इज क्लॉकवाइज। 10 लोड बी पे, वो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो ये इस पूरे बीम पे अगर हम बी के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं, तो दो मोमेंट्स ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज हैं और दो मोमेंट्स ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो अब देखिए, आर ए क्लॉक है तो हमने उससे यहाँ पे प्लस माना हुआ है, ये हमने पहले से ही एज्यूम किया है कि आर ए इज अपवर्ड, डेट इज पॉजिटिव। तो जो लास्ट पॉइंट पे जो डाउनवर्ड लोड था, उसे लिखना तो चाहिए था हमें माइनस में, बट क्योंकि ये ओवर हैंगिंग बीम है और उस उनका जो मोमेंट डेवलप हो रहा है, जो 10 लोड जो मोमेंट बना रहा है, उस मोमेंट का नेचर हमारे आर ए के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, तो इनका भी साइन क्या हो जाएगा, डेट इज प्लस। बट जो दो लोड्स 10 एंड 20 जो सी एंड डी पे है, उनका जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमने इसको किस में लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव में। तो अब एक चीज और, कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखना है या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो जो मोमेंट्स सेम नेचर के हैं उनका नेचर होना चाहिए सेम। इसका मतलब उनका हम जो साइन यूज करेंगे तो सेम साइन के साथ यूज करेंगे, और जो मोमेंट ऑपोजिट नेचर में हो उनका साइन ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ आर ए पे जो लोड है, मीन्स पॉइंट ए जो लोड मोमेंट बना रहा है, उसका साइन और पॉइंट ई के ऊपर जो लोड है उस मोमेंट का साइन, दोनों का नेचर अगर क्लॉक है या दोनों का नेचर सेम है, तो आर ए और लास्ट 10 लोड, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, चाहे आप प्लस लिखें या माइनस लिखें। बट जो लोड सी एंड डी पे है, क्योंकि उनका मोमेंट ऑपोजिट है, और अपोजिट है, तो अगर हमने आर ए और 10 को, लास्ट वाले 10 को अगर पॉजिटिव माना है, तो इनका क्या साइन होगा, नेगेटिव। ये ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आर ए होगा हमारा 30/3, डेट इज 10, एंड आर बी विल बी 30। अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें तो आर बी हो जाएगा हमारा 30। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो किस साइड से ड्रॉ करते थे, डेट इज लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड पे एक जीरो लाइन हम एज्यूम कर लेंगे। आर ए लोड अपवर्ड है, तो कितना अपवर्ड है, 10 अपवर्ड डायरेक्शन, 10 इज अपवर्ड डायरेक्शन। सी तक कांस्टेंट, अप टू सी इट इज कांस्टेंट। सी पे जो लोड है वो डाउनवर्ड -10, 10 - 10 इट विल बी 0, दिस इज 0। देन डी तक कांस्टेंट, डी पॉइंट तक हमारा हो गया कांस्टेंट, नो लोड। फिर -20, तो इसी डी पॉइंट से -20 डाउनवर्ड, -20। फिर बी तक नो लोड है, डी टू बी नो लोड, देन एस एफ डी विल बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। आर बी +30 है, तो -20 एंड आर बी इज गोइंग अपवर्ड, दैट इज +30, तो नेट वैल्यू आएगा +10, -20 +30 दैट इज +10, एंड 10 पे भी एस एफ डी कॉन्स्टेंट ई तक। अब 10 - 10 विल बी 0। अब अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 था और एंड पॉइंट अगर 0 हो, इट मीन्स हमारा शियर फोर्स का कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलेंगे बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे बेंडिंग मोमेंट हमने सपोर्ट पे 0 लिखा था, बट ओवर हैंगिंग बीम में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है एक्सट्रीम एंड्स पे, मीन बीम के जो एक्सट्रीम दो पॉइंट्स हैं, आइदर लेफ्ट और राइट के, उन दोनों पॉइंट्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस बीम में एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड ई हैं, तो हम बोलेंगे मोमेंट एट ए
and moment at E is 0. Now we will calculate bending moment at C. Moment at C point A से क्लोज है तो RA इंटू 1 दैट इज 10 इंटू 1, तो मोमेंट आ गया हमारा 10. मोमेंट D पे चलते हैं, फिर D पे कैलकुलेशन. मोमेंट D तो क्या होगा, RA इंटू 2 दैट इज RA अपवर्ड प्लस 10 इंटू 2 माइनस C पे लोड डाउनवर्ड है माइनस 10 इंटू 1 दैट इज पॉजिटिव 10. मोमेंट डी भी हो गया हमारा पॉजिटिव 10. अब हम सॉल्व करेंगे मोमेंट बी पे. अब बी पे मोमेंट अगर सॉल्व करना है तो बी का पॉइंट ए साइड से क्लोज है या ई साइड से, तो हम बोल सकते हैं ई साइड से क्लोजर है, तो इट इज बेटर टू कैलकुलेट फ्रॉम ई साइड. तो ई पे लोड दैट इज माइनस 10 डाउनवर्ड इंटू 1, तो माइनस 10 इंटू 1. ये सारे पॉइंट्स का हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया. अब इस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस को अगर हम डायग्राम पे लोकेट करें, देन दिस इज बेंडिंग मोमेंट, जीरो लाइन, आर ए मोमेंट इज 0, मोमेंट ई 0, मोमेंट सी इज प्लस 10, मोमेंट सी इज प्लस 10, मोमेंट डी इज प्लस 10, मोमेंट ई मोमेंट एट बी इज माइनस 10, दिस इज माइनस 10. अब इन सबको हम लोकेट अगर हो गया है तो अब इसको ज्वाइन करते हैं. तो A to C SFD इज कांस्टेंट, हेंस BMD इज लीनियर. अब यहां देखिए C से D SFD 0 है, इट मीन्स बेंडिंग मोमेंट हमारा कांस्टेंट होगा. और जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो तो इसी को हम प्योर बेंडिंग रीजन बोलते हैं. तो हम बोल सकते हैं इस बीम में CD रीजन इज प्योर बेंडिंग रीजन. देन D to B SFD constant, hence BMD is linear. This is linear, and from each side also linear. तो कुछ पार्ट हमारा डायग्राम पॉजिटिव में आया, कुछ पार्ट हमारा नेगेटिव में आया. अब जब हम लोग सिंपली सपोर्टेड के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो BMD हमेशा हमारा जीरो लाइन से अपवर्ड बनता था, डेट इज सैगिंग बनता था. वो इसलिए बनता था पॉजिटिव क्योंकि अगर बीम दोनों साइड पे इन सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड, हम कोई भी वर्टिकल डाउनवर्ड लोड अगर हम बीच में देंगे तो बीम का जो बेंडिंग होगा वो सैगिंग के फॉर्म में होगा. इसलिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा वहां पे पॉजिटिव बना है. बट ओवर हैंगिंग बीम में यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको ऐड करना होगा. दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करे. अब जैसे देखिए इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, डेट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने का मतलब क्या है कि D और B के बीच में ये कहीं साइन चेंज हुआ है, क्योंकि D पे मोमेंट प्लस 10 है और B पे मोमेंट माइनस 10 है. मीन D और B के बीच में कहीं साइन चेंज हो रहा होगा. उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में मीन्स ए की ओर, क्योंकि हमारा डायग्राम पॉजिटिव है, इट मीन्स इधर जो बेंडिंग है वो सैगिंग फॉर्म में है. और उसी जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है उस पॉइंट से लेके ई की ओर जिधर हमारा डायग्राम बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव में है, इट मीन्स वो हॉगिंग में है. तो एक ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, दैट इज POCF. अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी हमें. इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अब अगर सिंपली सपोर्टेड डायग्राम से रिलेट करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमारा शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज होता था तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता था. और जब शियर फोर्स साइन चेंज होता था तो वहां पे हमें कैलकुलेशन के लिए उस सेक्शन पे फोर्स का इक्वेशन लिखते थे और 0 से इक्वेट कराते थे. सिमिलरली अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा साइन चेंज कर रहा है, इट मींस इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे और उसको 0 से इक्वेट करा देंगे. तो लेट हम बोल सकते हैं कि अगर बेंडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर D एंड B पॉइंट्स के बीच में है, इट मींस साइन चेंज D एंड B के बीच में हो रहा है, तो हम एक सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं D एंड B के बीच में. अब ये x डिस्टेंस है RB से x डिस्टेंस. अब ये क्या होता है, अगर हम x डिस्टेंस हमने मान लिया तो वहां के मोमेंट लिख देंगे
तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का अगर हम कैलकुलेशन करें तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स लिखेंगे, मीन्स उस सेक्शन पे, और 0 से इक्वेट कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या होगा, इट इज आर बी इंटू एक्स, और आर बी हमारा कितना है 30, दिस इज प्लस 30 अपवर्ड इंटू एक्स, माइनस हम सिर्फ x के राइट साइड देख रहे हैं, तो आर बी इज अपवर्ड, दैट इज 30 इंटू एक्स, माइनस जो E के ऊपर माइनस डाउनवर्ड लोड है 10, दैट 10 इज 1 प्लस एक्स, तो माइनस 10 इंटू 1 प्लस एक्स। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहां से, दैट इज 30x माइनस 10x इज इक्वल टू 0, that is x is equal to 30x minus 10x 20x 10x by 2 means 1 by 2, that is 0.5 मीटर। अब देखिए ये अगर x का वैल्यू 0.5 मीटर है वो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि d का मोमेंट प्लस 10 है और b का मोमेंट माइनस 10 है, और अगर ये लीनियर वेरी कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर D पे मोमेंट प्लस 10, B पे मोमेंट माइनस 10 और लीनियर वेरी है तो जब भी वो साइन चेंज होगा तो उन D एंड B के बीचों बीच साइन चेंज होगा, मीन हाफ डिस्टेंस पे, एंड DB का डिस्टेंस 1 मीटर था तो उसका हाफ दैट इज 0.5 मीटर। अगर यहीं पे हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डेफिनेशन लिखना पड़े तो हम बोल सकते हैं point of contraflexure is on bending moment diagram. It is point on bending moment diagram where bending moment changes its sign, either positive to negative or negative to positive, and this point is also known as point of inflection. This point is also known as point of inflection. तो यही कंसेप्ट हम ओवरहैंगिंग बीम के प्रॉब्लम्स में भी आगे यूज करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं अभी ओवरहैंगिंग बीम में आपको क्या समझ में आया है। तो इसी के साथ हमारा पहला लर्निंग आउटकम अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप एसएफडी और बीएमडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम को कंप्लीटली अच्छे से समझ चुके होंगे।